चलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एमटीटी, और नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कोशिश करते रहिए कि आपको जो मैंने नोट्स बनवा रखे हैं आपको उसको बार बार रिपीट करना है। तो वो आप एक बार जो है आपने ऑफलाइन पढ़ा हुआ है तो ऑनलाइन का थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। बस एक दो क्लास में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके बाद आप एकदम उसी फ्लो में चलेंगे जैसे एमटीटी हम लोग कभी पढ़े थे क्लास में। ठीक है, चलिए हम लोग का लास्ट क्लास कहाँ तक था। हम लोगों ने लेथ मशीन में चक की पढ़ाई शुरू कर दी थी। एसेसरीज कितने होते हैं आपने देखा, 8 एसेसरीज होते हैं। और उस एसेसरीज के आगे हम लोग चल गए थे। उस एसेसरीज में पहले नंबर पे था क्या आपका चक, और चक में हमने बात किया था 3 जा चक और 4 जा चक की बात किया था, और उसके आगे ड्रिल चक तक हम लोग की क्लास हुई। ठीक है, चलिए आप लोग फिर से कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और क्लास को बहुत ही गंभीरता से करेंगे। एक बात जान लो, जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्लास करने में मज़ा आए या ना आए लेकिन आपको करना है, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में मज़े चाहिए तो क्लास ज़रूर करना है। ठीक है, क्लास में मज़ा आए ना आए लेकिन ज़िंदगी में मज़ा आना चाहिए। तो अगर आज आप क्लास को स्किप करके आप सोचते हो कि चलो ठीक है इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप याद रखना कि आप अपने साथ बहुत ही गलत कर रहे हो। आने वाले वक्त में आप इसका खामियाजा भुगत सकते हो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल। ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने बात किया था किसका, ड्रिल चक का। उससे पहले बात करते हैं 3 जा चक और 4 जा चक के बारे में। एक छोटा सा रिमाइंडर देते हैं कि 3 जा चक जो होता है उसमें होता है स्क्रॉल प्लेट और गियर। क्या होता है? स्क्रॉल प्लेट और गियर होता है। बट जो आपका 4 जा चक होता है उसमें एडजस्टिंग स्क्रू होता है। क्या होता है? एडजस्टिंग स्क्रू होता है, जो कि जॉ को क्या करता है, जब हम चक रिंच से उसको कसते हैं तो क्या करता है, अप एंड डाउन इंडिविजुअली होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट चक। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट चक। आइए अब हम बात करते हैं ड्रिल चक का। क्या बात करते हैं? ड्रिल चक का। तो कभी आपने ड्रिल चक तो जरूर देखा होगा, और ड्रिल चक 2 जगह लग सकता है। कहाँ कहाँ पे? आपके टेल स्टॉक में भी और कहाँ पे? हेड स्टॉक में भी। आइए आप यहाँ पे देखो, ड्रिल चक को यहाँ पे कहाँ पे लगाया गया है? टेल स्टॉक में। अब आप जरा एक बात बहुत गंभीरता से समझो कि जब आप टेल स्टॉक के व्हील को रोटेट करते हैं तो जो इसका यह क्विल मैकेनिज्म है यह इसको केवल आगे ले जाता है। और आप याद रखना, यह रोटेट नहीं करता, यह रोटेट नहीं करता, केवल क्या करता है, आगे चलता है। और आपका वर्क पीस किसके अंदर फिट है? चक के अंदर, क्योंकि ये बार टाइप का वर्क है और आसानी से रोटेट कर रहा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप जवाब दे पाओ कि ड्रिलिंग करते समय एक बहुत ही इसेंशियल कंडीशन होती है, वह क्या होती है? जरा सोचो कि वर्क पीस या कटिंग टूल में एक का स्पीड बहुत ज़्यादा आरपीएम होना चाहिए। एक की स्पीड क्या होना, ज़्यादा आरपीएम पे घूमना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका वर्क पीस ज़्यादा आरपीएम पे घूमेगा। क्यों? क्योंकि जो आरपीएम स्पिंडल का होगा वही आरपीएम किसका होगा, आपके वर्क पीस का होगा। और यहाँ पे आपका ड्रिल बिट में कोई मूवमेंट नहीं है, वह केवल क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और ऐसे कंडीशन में आपने क्या कर दिया, ड्रिलिंग ऑपरेशन कर दिया। तो यहाँ पे यह कौन सा चक है? ड्रिल चक। और ड्रिल चक को हम हेड स्टॉक में भी पकड़ सकते हैं, टेल स्टॉक में भी पकड़ सकते हैं। लेकिन कौन सा कंडीशन ऐसा होगा कि जब हम ड्रिल चक को हेड स्टॉक की तरफ पकड़ेंगे या फिर टेल स्टॉक की तरफ? टेल स्टॉक की तरफ तो आपने यहाँ पे इमेज में देख लिया कि वर्क पीस बार टाइप का है और आसानी से रोटेट कर पा रहा है, इसलिए हमने वर्क पीस को कहाँ होल्ड कर रखा है, चक में, और ड्रिल को कहाँ कर रखा है, आपके टेल स्टॉक में। लेकिन अगर आपको मैं एक थोड़ा सा पीछे आते हैं, हाँ जी, यहाँ पाओ ध्यान से। जैसे सपोज करो आपका यह हेड स्टॉक है, ओके, और यहाँ पे आपका टेल स्टॉक होगा। अब होगा क्या, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक तो आपने देख लिया। अब हुआ ये कि वर्क पीस जो है वह यह है, यह आपका वर्क पीस है। अब सोचो
कि वर्क पीस इतना बड़ा है कि वह चक में नहीं पकड़ा जा सकता। तो जब कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि जब वर्क पीस को चक में नहीं पकड़ा जा सकता, तो हम क्या करते हैं, जो पूरा का पूरा कैरेज हुआ करता था उसमें टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट और क्रॉस लाइट को बाहर निकाल के इस वर्क पीस को डायरेक्ट किसके ऊपर रख देते हैं, सैडल के ऊपर। किसके ऊपर रख देते हैं, सैडल के ऊपर रख देते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फिक्सर। फिक्सर की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस वर्क को सैडल के ऊपर फिक्स कर देते हैं और नीचे आपका क्या होगा, एप्रन मैकेनिज्म होगा ही। अब एप्रन मैकेनिज्म के ऊपर सैडल और सैडल के ऊपर वर्क पीस हो गया। अब आप देखो, क्या वर्क पीस को आप रोटेट कर सकते हो क्या? अगर वर्क पीस तभी रोटेट होगा जब यह वर्क पीस आपके चक में पकड़ा जाए। तो अब क्या करेंगे, हम ड्रिल चक को किस में पकड़ेंगे, अब हम ड्रिल चक को किस में पकड़ रहे हैं, हेड स्टॉक। और यहाँ पे आपका ड्रिल बिट हो गया, ओके, ये आपका ड्रिल बिट हो गया। इसका मतलब है कि जब यह रोटेट करेगा और आप इस सैडल वर्क पीस को सीधा इस तरफ ले आओगे तो यह इसके अंदर पेनिट्रेट करके एक होल बना देगा। तो याद रखना कि ड्रिल चक को टेल स्टॉक में भी पकड़ा जाता है और हेड स्टॉक में भी पकड़ा जाता है, लेकिन कंडीशन अलग अलग होती है। जब हम टेल स्टॉक में वर्क पीस को पकड़ते हैं, टेल स्टॉक में ड्रिल टूल को पकड़ते हैं, तो इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि टेल स्टॉक में जब ड्रिल टूल है तो वर्क पीस निश्चित रूप से चक में रोटेट कर सकते। लेकिन अगर वर्क पीस काफ़ी बड़ा है जो कि चक में नहीं पकड़ा जा सकता और रोटेट नहीं हो सकता, तो हम किसको रोटेट कराते हैं, ड्रिल बिट को रोटेट कराते हैं और वर्क पीस को इस सैडल के ऊपर रख देते हैं विद द सुटेबल फिक्सर के तौर। अब आते हैं आगे। आपने देखा यहाँ पे ड्रिल चक। द ड्रिल चक इज ए स्मॉल यूनिवर्सल चक विथ कैन बी यूज इन आइदर हेड स्टॉक स्पिंडल, अंडरलाइन करो, आइदर द हेड स्टॉक स्पिंडल और टेल स्टॉक। इसका मतलब है ड्रिल चक को आप या तो किसके ऊपर लगा सकते हो, हेड स्टॉक स्पिंडल या तो टेल स्टॉक। आप समझ पा रहे होगे कि कैसे कंडीशन में लगा सकते हो आप, टेल स्टॉक में कब लगा सकते हो और हेड स्टॉक में कब लगा सकते हो। फॉर होल्डिंग स्ट्रेट सैंक रीमर टैप, ठीक है, यह टैप को भी पकड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप जानते हो क्या कि ड्रिल हो चाहे टैप हो चाहे रीमर हो, उसमें जो टेपर होता है वो मोर्स टेपर होता है। और मोर्स टेपर कहाँ बना था, स्पिंडल में। इंटरनल टेपर बना था ना 1:20 वाला, उस टेपर को क्या बोलते हैं, मोर्स टेपर बोलते हैं। और मोर्स टेपर कहाँ कहाँ बना होता है, टैप में, रीमर में और ड्रिल में। तो दोनों सेम टेपर होते हैं, क्या करते हैं, दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं। इसीलिए ड्रिल का सैंक, रीमर सैंक, टैप सैंक को हम कौन सा टेपर देते हैं, मोर्स टेपर देते हैं। याद रखना, एग्जाम का प्रश्न है, इन तीनों में कौन सा टेपर दिया जाता है, मोर्स टेपर। मोर्स टेपर का मतलब क्या है, 1:20। 1:20 का मतलब क्या है, कैपिटल डी और स्मॉल डी का जो डिफरेंस है अपॉन लेंथ ऑफ वर्क का जो रेशियो है वह है 1/20। ठीक है, यही तो टेपर रेशियो होता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल। तो कैपिटल डी स्मॉल डी का डिफरेंस और लेंथ ऑफ वर्क पीस का यह जो रेशियो बनता है वो क्या होता है, टेपर रेशियो। और टेपर रेशियो कितना है इसका, ड्रिल का भी है, रीमर का भी है, टैप का भी है और लाइव सेंटर का। लाइव सेंटर भी तो टेपर था जो कि उसके इंटरनल टेपर में सेट था। तो इन चारों में कैसा टेपर दिया जाता है, मोस्ट टेपर दिया जाता है, जिसको रेशियो से हम कितने नोट करते हैं, 1/20। आइए आगे। द ड्रिल चक हैज 3 or 4 हार्डेंड जा स्टील। ठीक है, ड्रिल चक आप देखे होंगे, उसमें 3 भी जा हो सकते हैं और 4 भी जा हो सकते हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं। आपका पहला चक क्या था, 3 जा चक। सेकेंड वन क्या था, 4 जा इंडिपेंडेंट चक। थर्ड वन कौन सा चक है, ड्रिल चक। और ड्रिल चक 2 जगह होल्ड हो सकते हैं, या तो हेड स्टॉक में या तो टेल स्टॉक में। आइए यहां पे हम बात करते हैं कॉलेट चक। कॉलेट चक, कॉलेट चक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ चक है। इससे कम से कम 5 प्रश्न बने हुए हैं आपके एग्जाम में। मैं आपसे बात करता हूं उन 5 के बारे में, आप ध्यान से सुनो। देखो, कॉलेट चक आप यहां पे देख रहे हो कि बहुत ही छोटे ओपनिंग के हैं। आप यहाँ पे आओ, देखो कॉलेट चक की जो ओपनिंग है ये बहुत ही छोटी ओपनिंग है।
इस बात से आप समझ पा रहे हो, जरा यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो ओपनिंग है बहुत बहुत ही स्मॉल है, यहाँ देखो और स्मॉल है, यहाँ पे देखो और स्मॉल है, यहाँ पे देखो। इसका मतलब है कि इसकी ओपनिंग आप देखो, 3 जा चक ज़्यादा बड़ा अपने जा का मूवमेंट देता है, जिससे क्या होगा कि आप ज़्यादा डाया का वर्कपीस को पकड़ सकते हो। लेकिन इसकी ओपनिंग देख के आप यह एक बात तो समझ ही सकते हो कि कॉलेट चक बहुत ही कम डाया के वर्कपीस को पकड़ेगा। इस इमेज से पता चल जा रहा है कि कॉलेट चक क्या करेगा, बहुत कम डाया के वर्कपीस को क्या करेगा, होल्ड करेगा। आइए अब देखो होता क्या है। कॉलेट चक का यूज आपने कभी भी अपने सेंटर लेथ मशीन में देखा ही नहीं होगा, कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लेथ मशीन में जनरली बहुत कम डाया के वर्कपीस के लिए हम इसका यूज ही नहीं करते। अब होता क्या है कि जहाँ पे मास प्रोडक्शन में बहुत ही थिन रॉड टाइप के, जैसे आप निडल टाइप के वर्कपीस को बनाना होता है, तो यहाँ पे इस चक का यूज करते हैं और इस चक का नाम है कॉलेट चक। इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। आइए थोड़ा सा अब आपको बता दूं, लेथ मशीन बहुत टाइप के होते हैं, आप जानते हो, जैसे सेंटर लेथ, इंजन लेथ, टरेट लेथ, कैप्स्टन लेथ, सीएनसी, एनसी, ठीक है। और एक आपका व्हील लेथ होता है, एक आपका व्हील लेथ होता है, एक आपका स्पीड लेथ होता है, और आपका होता है मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ। एक और कौन सा होता है, मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ। इसका मतलब बहुत टाइप के लेथ होते हैं, लेकिन अभी जो हमने बात किया मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ, आप नोट करो, मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ, नोट कर लिया होगा। अब देखो होता क्या है, नाम में ही इसका काम है, बोला है मल्टी स्पिंडल। इसका मतलब है कि अभी हमने जो लेथ मशीन में एक सिंगल स्पिंडल देखा था, लेकिन यहाँ पे एक साथ कई स्पिंडल लगे हुए, तो इसको बोलते हैं मल्टी स्पिंडल। अब एग्जाम का प्रश्न मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है कि बहुत ही पतले, बहुत ही कम डाया के वर्कपीस को मास प्रोडक्शन में आपको प्रोड्यूस करना है, तो कौन से लेथ मशीन का यूज करोगे? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए क्या, मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ। क्या बोलेंगे, मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ में बहुत ही स्मॉल डाया के वर्कपीस को मास प्रोडक्शन में बनाने के लिए। आपने कभी सोचा है कि जो घड़ी है, घड़ी में आप यहाँ पे देखते हो एक रॉड खींचते हो, जिसको आप क्या करते हो, टाइम सेट करते हो, तो जो आप इसका रॉड खींचते हो, तो यह रॉड भी एक टाइप का बार वाला प्रोडक्ट है, तो इसको भी तो लेथ मशीन पे ही बनाया जाता होगा। देखो यहाँ पे नर्लिंग है, स्ट्रेट नर्लिंग है। इसका मतलब है कि वॉच मेकर्स जो लेथ का यूज करते हैं, वह लेथ भी मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ होता है। बस शर्त होता है कि उस लेथ में जो चक लगा होता है, वह चक होता है कॉलेट चक। कैसा चक होता है? कॉलेट चक होता है, मल्टी स्पिंडल। तो मास प्रोडक्शन में अगर आपको बहुत ही कम डाया के वर्कपीस को प्रोड्यूस करना है, तो हम किस लेथ का यूज करेंगे, मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ का। अगर आप घड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, तो किसका यूज करोगे, मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ का। और एक प्रश्न आया हुआ है कि इन जनरली आपका कॉलेट चक का प्रयोग किस लेथ पे किया जाता है? कॉलेट चक का प्रयोग किस लेथ पे किया जाता है? ऐसा लेथ जो छोटे वर्कपीस को क्या करेगा, जो बहुत ही कम डाया के वर्कपीस को बनाएगा, और वह है मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ। कितने हो गए? 3। 4th नंबर सुनो, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा चक बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी देता है? कॉलेट चक। अगर 3 जा हो, 4 जा हो, या कॉम्बिनेशन चक हो, उन सबसे बेहतर कौन काम करता है? कॉलेट चक। तो कितने प्रश्न हो गए? 4। फर्स्ट वन, ओके। एक लास्ट बार करो, आप लोग नोट कर चुके होंगे, कोई बात नहीं है, लास्ट बार अब मैं बताऊंगा नहीं। पहला कि बहुत ही कम डाया, ठीक है, स्मॉल डाया के वर्क को मास प्रोडक्शन के अंतर्गत आपको प्रोड्यूस करना है, तो आपको कौन सा लेथ यूज करना है? मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ। दूसरी बात
कि वॉच मेकर्स जो होते हैं, जो घड़ी बनाने वाली कंपनियां होती हैं, वो घड़ी के स्पिंडल को बनाने के लिए कौन से लेथ का यूज करते हैं? मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ। थर्ड वन, प्रश्न आया हुआ है कि कॉलेट चक का यूज किस लेथ मशीन में होता है? फिर से वही बात हो गई, मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ। फिर से एक प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा चक सर्वाधिक एक्यूरेसी देता है? नाम क्या होगा? कॉलेट चक। तो कॉलेट चक की एक्यूरेसी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। आप इधर आओ। द कॉलेट चक इज टू मोस्ट एक्यूरेट मीन्स बाय होल्डिंग स्मॉल वर्क पीस। ठीक है, कैसा वर्क पीस होगा? स्मॉल डाया का वर्क पीस होगा। द कॉलेट चक कंसिस्ट द स्प्रिंग मशीन ऑफ कॉलेट। स्प्रिंग मशीन कॉलेट जब आप इसमें फिट करते हो तो इसका जो जॉ होता है स्प्रिंग एक्शन से क्या करता है? वर्क पीस को ग्रिप करता है। स्प्रिंग लोडेड होता है तो वर्क पीस को ग्रिप करता है और उसको अनग्रिप करता है। तो अब आगे चलते हैं। आपको मैंने यहाँ पे 4 प्रश्न बताए हैं, याद रखना चारों एग्जाम से हैं। अब आप आगे चलते हैं हम लोग सेंटर। तो सबसे पहले मैंने कौन सा चक बताया? 3 जा चक। सेकेंड वन बोलो 4 जा चक। उसके बाद ड्रिल चक, उसके बाद कॉलेट चक। इतना तो आपके पास है। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है कॉम्बिनेशन चक। क्या होता है? कॉम्बिनेशन चक। कॉम्बिनेशन चक क्या होता है? सेल्फ सेंटरिंग 4 जा चक होता है। इसका मतलब वह उसमें जा कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन वो सेल्फ सेंटरिंग की तरह भी एक्ट कर सकता है। इसका मतलब उसमें स्क्रॉल प्लेट और एडजस्टिंग स्क्रू दोनों काम करते हैं। मैग्नेटिक चक होता है, न्यूमेटिक चक होता है, उसके बाद हाइड्रोलिक चक होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे चक होते हैं जिसको आपको जानने की जरूरत नहीं, केवल नाम भर जान लो क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर है। आइए सेंटर्स की बात करते हैं। चलिए, सेंटर्स कितने होते हैं? तो इस वाले सेंटर को बोलते हैं लाइव सेंटर, इस वाले सेंटर को बोलते हैं डेड सेंटर, और दोनों सेंटर एक साथ हैं इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर लेथ। आप समझ पा रहे हो? लाइव सेंटर, डेड सेंटर, इसीलिए कौन सा लेथ हो गया? सेंटर लेथ। अब बता दो, सेंटर लेथ में बेल्ट ड्राइव होता है, बट अगर गियर ड्राइव हो जाए आपका वहां पे हेड स्टॉक में, तो इसी लेथ को बोलते हैं इंजन लेथ। क्या बोलेंगे? इंजन लेथ। तो जो गियर ड्रिवेन होता है लेथ, गियर ड्रिवेन जो लेथ होता है इंजन लेथ कहलाता है, और जो बेल्ट ड्रिवेन लेथ होता है वह सेंटर लेथ कहलाता है। ओके, तो लाइव सेंटर यहाँ पे लगा हुआ है और डेड सेंटर टेल स्टॉक में। अब यहाँ पे आपको बताना है, आपको पता ही है, बस दिमाग में उस चीज को ला दो कि डेड सेंटर को हार्डेंड बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वर्क पीस को क्या करता है, जब वो सपोर्ट करेगा तो क्या करेगा, वहां पे टीयर एंड वियर आ जाएगा। आइए, एंगल कितना है? 60 डिग्री, आपको पता ही है। आइए, दे एक्ट एज अ सॉलिड बियरिंग। यह किस तरीके से वर्क करता है? सॉलिड बियरिंग क्या? टू सपोर्ट द वर्क ड्यूरिंग द ऑपरेशन। कास्ट स्टील या हाई ग्रेड टूल स्टील, इसका मतलब इसका मटेरियल अंडरलाइन कर लो, यह किससे बना होता है? हाई ग्रेड टूल स्टील, मतलब हाई कार्बन स्टील समझ लो, कास्ट स्टील। द कॉमन मटेरियल यूज फॉर द देयर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, टिप मेड सम अदर मटेरियल लाइक सीमेंटेड कार्बाइड और हाई स्पीड स्टील। टिप ऑफ द सेंटर हैव इंक्लूडेड। एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो जो सेंटर होता है उसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? 60 डिग्री है। मैंने आपको बता रखा है पहले ही, आप यहाँ पे देखो। ओके, आप ये देख सकते हो, और यह क्या है आपका? 60 डिग्री है। तो देखो, इसका जो टिप होता है यहाँ पे, इस टिप को क्या बना देते हैं? हार्डेंड बना देते हैं। लेकिन एक खास बात है कि अगर जो टिप हार्डेंड है वह कौन सा सेंटर होगा? डेड सेंटर। और जो एकदम प्लेन है वह कौन सा सेंटर होगा? लाइव सेंटर होगा। तो याद रखना, लाइव सेंटर को हार्डेंड नहीं किया जाता। किसको किया जाता है? डेड सेंटर को किया जाता है। सीमेंटेड कार्बाइड की टिप लगा देते हैं, और आप जानते हो सीमेंटेड कार्बाइड को ब्रेजिंग मेथड से क्या करते हैं? लगाते हैं। टूल में भी हमने पढ़ा था कि हाई कार्बन स्टील की टिप में सीमेंटेड कार्बाइड को लगाया गया था, और इस मेथड से, ब्रीजिंग मेथड से एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है यह। चलिए, तो यह 60 डिग्री है। अब आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूं वह थोड़ा सा अलग है। इन जनरली बात करते हैं तो 60 डिग्री तो होता ही है, बट होगा क्या, कभी कभी जब आपका वर्कपीस बहुत बड़ा होता है,
बहुत ही भारी होता है तो सेंटर हम लोग यूज कर लेते हैं 90 डिग्री वाला। जरा सोचो कि 60 डिग्री का सेंटर और 90 डिग्री के सेंटर में मजबूत कौन होगा। आप यहाँ पे इमेज से जरा देख सकते हो। हाँ जी, देखो 90 डिग्री का है और 60 डिग्री का है। जरा यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो यहाँ पे इसकी ग्रिपिंग है, इसका जो ये सरफेस एरिया है, और जब इसके ऊपर लोड लगेगा तो ये लेंथ यहाँ पे कम है। तो अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई एक बीम टाइप का है तो ये लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ रहा है तो जब इस पर लोड लगेगा तो इसका डिफ्लेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे नीचे। लेकिन जब ये लेंथ कम होगा, देखो यहाँ पे इसका लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री है, 60 डिग्री को जाके कॉर्नर ज़्यादा दूर तक लेके जाएगा, जबकि 90 डिग्री हो तो कॉर्नर कम कर देगा। इसका मतलब है स्पेशल केस में जब कभी आपको बहुत ही भारी वर्कपीस पे, बहुत ही भारी वर्कपीस को सेंटर में बांधना होता है तो 90 डिग्री का सेंटर भी यूज करते हैं। तो याद रखना यह होता है 90 डिग्री का सेंटर, लेकिन स्पेशल केस में। लेकिन एसएससी जेई इस रोज जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, सेंटर जो होता है उसका एंगल के लिए आपको टिक कितना लगाना है? 60 डिग्री। कितना लगाना है? 60 डिग्री ही लगाना है। और यह आपके लाइव सेंटर और डेड सेंटर दोनों का एंगल होता है। अब आते हैं आगे। चलिए, तो फर्स्ट वन हमने क्या देखा? चक। सेकेंड वन क्या देखा? सेंटर। अब नेक्स्ट क्या है आपका? फेस प्लेट। ओके, तो जब मैं आपको हेड स्टॉक पढ़ा रहा था तो एक बात को मैंने बार बार समझाया है कि जो स्पिंडल है, खोखला स्पिंडल है, उसके ऊपर थ्रेड बना हुआ था और इस थ्रेड के ऊपर मैंने कहा था 3 जा चक लगेगा, 4 जा चक लगेगा, फिर मैंने कहा था फेस प्लेट लगेगा, फिर मैंने कहा था ड्राइविंग प्लेट लगेगा। इसका मतलब क्या है कि 3 जा चक अगर हमारा वर्कपीस इरेगुलर शेप का है, मतलब 3 जा उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। जब वर्क पीस इरेगुलर शेप का है, 3 जा होल्ड नहीं कर पाया, हमने 4 जा लगाया, 4 जा भी उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम क्या लगाते हैं? फेस प्लेट लगाते हैं। ठीक है, तो इन जनरली फेस प्लेट से काम हो जाता है। ठीक है, आइए पहले यहां पे आओ। देखो फेस प्लेट होता क्या है? कास्ट आयरन की एक डिस्क होती है जिसकी कुछ थिकनेस होती है। ओके, आप देख पा रहे हो यह फेस प्लेट है और यह फेस प्लेट किसके ऊपर माउंटेड होगा? स्पिंडल के ऊपर। उस स्पिंडल के थ्रेड के ऊपर क्या है? ये माउंटेड है। अब आप देखते हैं जब ये पूरा का पूरा फेस प्लेट रोटेट करेगा, क्यों? क्योंकि स्पिंडल रोटेट करेगा, स्पिंडल पीछे होगा। अब अगर आपका वर्क पीस है, जरा इस वर्क पीस को ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आपका ये वर्क पीस है, ओके, आपका ये वर्कपीस है, इस साइज के वर्कपीस को क्या आप 3 जा में पकड़ सकते हो? क्योंकि 3 जा का कंस्ट्रक्शन आपको पता ही होगा, 3 जा होगा। और क्या ये 3 जा में पकड़ा जा सकता है? नहीं पकड़ा जा सकता। 4 जा में भी आप देख सकते हो, यह 4 जा के द्वारा भी नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि इसका शेप अलग है, यहाँ पे कर्वेचर है, यहाँ पे स्ट्रेट है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि क्या लगाते हैं? फेस प्लेट। देखो फेस प्लेट में बहुत सारे स्लॉट्स बने, देखो आप यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, यहाँ पे ये पूरा इसके पूरे के पूरे डिस्क में क्या बने होते हैं? स्लॉट बने होते हैं। और इस स्लॉट में हम अलग अलग नट बोल्ट और पिन के मदद से क्या करते हैं? इस वर्कपीस को लॉक कर, और आपने इस वर्कपीस को क्या कर दिया? इस पोजीशन पे लॉक कर दिया। यह आपका टूल पोस्ट है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका टूल लगा हुआ है, ये आपका टूल है। और यह देखो क्या कर रहा है? यह बिल्कुल क्या करेगा? रोटेट करेगा। और जब यह रोटेट कर रहा है तो आपका टूल इसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है? मशीनिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? मशीनिंग कर रहा है। तो याद रखना, फेस प्लेट वह एसेसरी है लेथ मशीन में, उसका हम यूज तब करेंगे जब 3 जा चक या 4 जा चक उस कॉम्प्लेक्स शेप के वर्कपीस को होल्ड करने में सक्षम नहीं होगा। ओके, तो अब आपने देखा कि जो फेस प्लेट है
बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसा, कास्ट आयरन का डिस्क है, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं वैसे। यह एक डिस्क है, इसमें बहुत सारे स्लॉट लगे हुए हैं और यह आपका वर्क पीस है। आप फेस प्लेट का यूज तभी करेंगे, आपको जो नोटिस करने की बात है, फेस प्लेट का यूज तभी करेंगे जब आपका 3 जा और 4 जा होल्ड करने में सक्षम नहीं होते। आइए, और यहाँ पे बहुत सारे ग्रिप लगे होते हैं। इट इज यूजली अ सर्कुलर कास्ट आयरन डिस्क। यह यूजली क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होता है, किससे बना होता है, कास्ट आयरन का। हैविंग थ्रेडेड होल एट इट्स सेंटर so that it can be screwed to the threaded nose of the main spindle। ठीक है, यही बात मैं कब से बोल रहा हूँ, बहुत पहली क्लास से बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो आपके स्पिंडल पर जो थ्रेड बना होता है उसी के ऊपर कौन लग जाएगा, या फेस प्लेट का जो इंटरनल थ्रेड है उस पर सेट का आ जाएगा। It consists of the number of the hole and slot may be means which the work can be tightened to it। इसका मतलब है कि जो डिस्क होता है उस पर बहुत सारे होल बने होते हैं। क्यों बने होंगे, ताकि वर्क पीस को सुटेबल तरीके से टाइट किया जा सके। आप जानते हो अगर वर्क पीस सही से टाइट नहीं होगा तो मशीनिंग की तो बात छोड़ो, जैसे ही रोटेट करेगा तो उसमें अनबैलेंसिंग आ जाएगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ जाएगा और हमेशा चोट लगने का डर रहेगा, टूल स्पॉइल कर जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, वर्क पीस को सही तरीके से होल्ड करना, टाइट करना। और आपने किस पे टाइट कर दिया, फेस प्लेट पे। किसकी सहायता से, बहुत सारे होल्स बने होते हैं, स्लॉट्स, और आप स्क्रू नट बोल्ट से कस देते हैं। यूज कब करेंगे, एग्जाम का प्रश्न है। यूज फॉर होल्डिंग इरेगुलर शेप ऑन द लेथ मशीन। ओके, याद रखना, जब इरेगुलर शेप इतना कॉम्प्लेक्स होगा कि 3 जा और 4 जा दोनों कहेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करोगे, फेस प्लेट का यूज करो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने जब लेथ एसेसरीज खरीदे, लेथ एसेसरीज लेथ मशीन के साथ मिला और आपने जब उसको लेके आप आए, एक जगह रखे हुए इकट्ठा करके लेथ एसेसरीज, आपको पता ही नहीं है इसका यूज क्या है। तो आपने देखा कि अगर आप केवल 3 जा चक लगाए होते तो यह वाला वर्कपीस किसी भी हालत में होल्ड नहीं हो सकता था 3 जा में। अगर आपने 4 जा वाला लिया होता तो भी यह नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में आपने लेथ एसेसरीज का यूज करके लेथ मशीन पर कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा दिया। तो एफिशिएंसी आपने क्या किया, लेथ मशीन की इम्प्रूव कर दी विद द हेल्प ऑफ लेथ एसेसरीज। तो एसेसरीज में आपका जो फेस प्लेट है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आगे आओ, मैंड्रल। चलिए, मैंड्रल पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बता रहा हूं। पीछे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे पेज खाली है, यहाँ पे मैंड्रल। ठीक है, मैंड्रल की बात करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि एक पाइप है, ध्यान से देखो, अगर मैंने यहां पे एक पाइप बनाया, चलो मैंने एक पाइप बनाया और मैंने आपसे कहा कि यह पाइप मतलब काफी थिक होगा, कुछ ठीक है, और इस पाइप पर आपको मशीनिंग करनी, इस पाइप के ऊपर आप क्या करनी है, मशीनिंग करनी है, मतलब आपको टूल को इस पे कट कर। अब हुआ क्या, आपने कहा कि इसको हम सेंटर में पकड़ेंगे, किसमें, सेंटर में। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, जब यहाँ पे मान लो लाइव सेंटर है, लाइव सेंटर का यह पॉइंट यहाँ पे आया और डेड सेंटर का यह वाला पॉइंट यहाँ पे आया, यह है आपका डेड सेंटर, यह आपका है लाइव सेंटर। अब होगा क्या, तो जरा देखो, यह खोखला है, पाइप है तो खोखला ही होगा। इसका मतलब है कि यह वाला वर्कपीस सीधा नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई सॉलिड पार्ट नहीं है। ठीक है, कोई सॉलिड पार्ट है क्या कि जो आपका यह लाइव सेंटर इसको सपोर्ट कर पाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखो, आप क्या पढ़ते हो कि टेल स्टॉक लंबे वर्कपीस को सपोर्ट करता है। अच्छी बात है, सपोर्ट करता है, लेकिन तब करता है ना जब वो वर्कपीस कुछ ऐसा हो, जब उसका एक फेस हो जिस पर वह
सॉलिड फेस हो जिस पर वो आप अपना प्रेशर अप्लाई कर सके, तब यह आपका वर्कपीस कैसा है, एकदम पूरा खोखला है। तो ऐसी कंडीशन में सपोज करो जब यहाँ पे टेल स्टॉक होता है सीधा नीचे आ जाएगा, यह एक प्रॉब्लम हो गई। तो इसका मतलब है कि क्या हम खोखले वर्कपीस की मशीनिंग लेथ मशीन पे नहीं कर सकते? आप देख रहे हो यहाँ पे मामला फेल कर जा रहा है। जो भी आपने सुना कि लाइफ सेंटर डेड सेंटर में बीच में वर्कपीस को बांध दिया, आपने देखा डेड सेंटर में आपका वर्कपीस है नीचे ओवरहैंग कर गया। अब आप क्या बोलोगे कि इसका मतलब है कि लेथ मशीन पर खोखले वर्कपीस की मशीनिंग होना मुश्किल है। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम क्या करते हैं, एक एसेसरीज का यूज करते हैं जिसका नाम है मेंड्रल। क्या नाम है? मेंड्रल। तो एग्जाम का यही प्रश्न है कि खोखले पाइप या बोर पार्ट, बोर का मतलब ड्रिलिंग के बाद जो बोरिंग ऑपरेशन होता है, इनलार्ज डाया करता है जो ऑपरेशन, लिखा है कि खोखले पाइप या बोर पार्ट वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? मेंड्रल का। अब होता क्या है कि एक मेंड्रल एक रॉड होता है, समझ लो क्या होता है, रॉड होता है, और इस मेंड्रल को इस वर्कपीस के अंदर ऐसे ऊपर चढ़ा देते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये रोटेट करेगा वर्कपीस भी उसके साथ क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। और यह मेंड्रल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, खोखले वर्कपीस पर भी क्या कर सकते हैं, मशीनिंग आसानी से कर सकते हैं। वो भी कहाँ पे? सेंटर टू सेंटर, सेंटर में वर्कपीस को बांध सकते हैं। अब आओ थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा यहाँ पे। आते हैं अब आगे मेंड्रल। देखो यहाँ पे मेंड्रल, पहले आप देखो इस तरफ ध्यान दो, ये, और यहाँ पे आप ध्यान दो ये। इसका मतलब ये पेनिट्रेशन किसका होगा, इस तरफ कौन है, डेड सेंटर, यहाँ पे कौन होगा, लाइफ सेंटर। आप देख रहे हो यह है वर्कपीस, यह है मेंड्रल। इसका मतलब है कि अब यह वर्कपीस अगर सेंटर में नहीं बच सकता तो हम इस वर्कपीस को पहले मेंड्रल के ऊपर क्या करते हैं, लोड करते हैं। अब यह मेंड्रल के ऊपर वर्कपीस लग गया। अब क्या होगा, जब यह रोटेट करेगा तो ये वर्कपीस भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, और ऐसी कंडीशन में इसकी मशीनिंग आसानी से हो जाएगी। आप यहाँ पे देखो, यह आपका एक मेंड्रल है, देख रहे हो, और यह कौन सा सेंटर है आपका, डेड सेंटर। ठीक है, डेड सेंटर यहाँ पे पूरा मेंड्रल। तो मेंड्रल के ऊपर आपने क्या किया, इस खोखले पार्ट को देखो, यह वाला पार्ट कैसा ही होगा, खोखला होगा। इस खोखले पार्ट को क्या हुआ, इसके ऊपर आपने अटैच कर दिया, और यह आपका रहा टूल, और इस टूल ने क्या किया, इस प्लेन की मशीनिंग कर दिया। आप देख रहे हो इस पूरा स्मूथ सरफेस बना दिया, और यह इस पार्ट की मशीनिंग कर दिया। इसका मतलब है कि मेंड्रल खोखले पाइप और बोर पार्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मेंड्रल का यूज बेसिकली क्या हुआ कि खोखले वर्कपीस को सपोर्ट करना, ऐसा वर्कपीस जो कि सेंटर के बीच बांधा नहीं जा सकता है। आगे आओ यहाँ पे, अ मेंड्रल कैन बी डिस्क्राइब एज अ सॉलिड स्टील shaft spindle which used for the holding bore part for a machining। ठीक है, कैसे पार्ट होगा, बोर पार्ट्स होंगे, देयर आउटसाइड सरफेस। ठीक है, मशीनिंग कहाँ करना है, इसके आउटसाइड पे, दे आर आल्सो नोन एज आर्बर। तो कभी कभी इसको आर्बर भी बोलते हैं, लेकिन आर्बर शब्द का यूज आएगा आपको मिलिंग में आएगा। जब आप मिलिंग मशीन पढ़ेंगे तो आर्बर के ऊपर कटर लोड होता है। ठीक है, कटर को किसके ऊपर होल्ड करते हैं, आर्बर के ऊपर होल्ड करते हैं। वो लोग हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मेंड्रल को कभी कभी आर्बर कह दिया जाता है क्योंकि उसी के ऊपर वर्कपीस को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में मेंड्रल होता क्या है। मेंड्रल बेसिकली क्या है, खोखले वर्कपीस, खोखले पाइप या बोर पार्ट को सपोर्ट करने का एक तरीका है लाइफ सेंटर और डेड सेंटर के बीच। वर्कपीस को सेंटर में बांधना है और यहाँ पे आसानी से मशीनिंग कर देगा। आगे चलो, अब मेंड्रल कई प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे आओ, फर्स्ट वन देखो,
प्लेन मिनरल, दूसरा देखो कॉलर मिनरल, थर्ड वन देखो डबल कोन मिनरल। इन तीनों के बारे में आपको ध्यान से समझना है। सपोज करो कि यह जो मिनरल है इसका जो डाया है 25 है। कितना है? 20। इससे एक चीज तो समझ में आ गई कि जो भी वर्कपीस इसके ऊपर होल्ड होगा वह भी अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए? 25 का। ठीक है, अप्रोक्सीमेट होना चाहिए 25 का। प्लस माइनस कुछ भी हो, जब आप लिमिट फिट टॉलरेंस पढ़ोगे तो समझ लेना, थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं भी होगा, टाइट फिट होगा, क्लियरेंस फिट होगा, वो अलग बातें हैं। तो लेकिन अप्रोक्सीमेट 20 ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस प्लेन मिनरल में केवल एक ही डाया का पाइप होल्ड हो सकता है, बिल्कुल वही हो सकता है। अगर आपने सोचा कि इसी के ऊपर आपने 25 का होल्ड करने की कोशिश किया तो लूज हो जाएगा। लूज होगा तो अगर आप बहुत पतली पतली पिंस का यूज करेंगे, ठीक है, उसको होल्ड करने के लिए, फिर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्लिप कर जाएगा। उसके बाद क्या होता है, तो इस बात से एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर एक डाया का मिनरल है तो वह एक ही डाया के वर्कपीस के लिए काम करेगा। ठीक है। सेकेंड वन देखो, यह है कॉलर मिनरल। कॉलर मिनरल क्या करता है? एक्चुअल में कॉलर क्या करता है? एक्सियल मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। अगर आपने बीच में कोई वर्कपीस लगा दिया, रोटेट करते करते वो वर्कपीस या तो लेफ्ट या तो राइट जा सकता है। इसीलिए आप यहां पे ध्यान दो, जरा यहां पे देखो, मान लो यह कोई वर्कपीस है, देखो थोड़ा सा मैं हैचिंग लाइन से बना रहा हूं, ठीक है। यह वर्कपीस है और इस वर्कपीस को कहां पे होल्ड किया गया? कॉलर मिनरल में। अब होगा क्या कि जब ये रोटेट करेगा, आप मशीनिंग तो करोगे लेकिन यह वर्कपीस लेफ्ट या राइट का मूवमेंट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यह कॉलर लगा हुआ, इस तरफ भी कॉलर लगा हुआ है और इस तरफ। तो कॉलर क्या करता है? प्रिवेंट करता है एक्सियल मूवमेंट को। तो वर्कपीस आपका लेफ्ट और राइट का मूवमेंट नहीं कर पाएगा और यह प्रॉपरली ग्रिप्ड रहेगा और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आसानी से मशीनिंग हो सकती है। तो लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि यहाँ भी केवल एक ही डाया, एक ही टाइप का डाया के लिए वर्कपीस को लोड कर सकता है। मान लो यह भी 25 का है और ऐसे कंडीशन में अगर यह 25 का है तो यह भी वर्कपीस कितना हो सकता है? 25 का। मान लो आपके पास 35 का वर्कपीस है, 35 का वर्कपीस है तो यह क्या हो जाएगा? यूज नहीं आएगा। मान लो 35 नहीं, अगर मान लो 50, डाया कितना है वर्कपीस का? 15। तो 15 तो किसी भी हालत में नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये 20 है तो 15 है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए तुम लोग जैसे इंजीनियरों ने एक काम किया और उसको बोलते हैं डबल कोन मिनरल। उन्होंने कहा एक ऐसा जुगाड़ बनाते हैं जिससे कि डाया वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, कि एक मिनरल लो अलग अलग डाया के लिए सफिशियंट हो, उस पर मशीनिंग हो जाए, और उसको बोलते हैं डबल कोन मिनरल। ठीक है, जरा आप यहाँ पे देखोगे डबल कोन मिनरल का जरा चित्र देखो, तब तक हम लोग पीछे आते हैं। पहले डबल कोन मिनरल, आप लोग इमेज को देखते रहो ध्यान से। डबल कोन मिनरल, आ जाओ ध्यान से देखो। डबल कोन मिनरल क्या है? एक कोन एक कॉर्नर में और दूसरा कोन दूसरे कॉर्नर में लगा दिया। ठीक है, ये कोन है, यह भी कोन है। डबल कोन का मतलब वन कोन सेकेंड कोन। अब इसके अंदर यहाँ पे आपका क्या लगेगा? लाइव सेंटर। इस तरफ आपका कौन सा सेंटर लग गया? लाइव सेंटर। और इसके इस तरफ कौन सा सेंटर लग गया? डेड सेंटर लग गया। अब होगा क्या? और यहाँ पे एक अब ध्यान से देखो, अब होगा क्या कि
जैसे कलर बदल देते हैं, ये देखो, अब मान लो आपके पास 20 mm का है, 20 mm फाई का, देखो ये ब्लैक वाली लाइन देखो, तो अब क्या होगा कि इस डाया का वर्क पीस आसानी से इस पर होल्ड हो गया, ठीक है, और यह रोटेट करेगा या पाइप भी रोटेट करेगी, आपका यहाँ टूल मशीनिंग कर देगा। अब मान लो 25 का है, अब अगर आपका 25 का है तो क्या होगा, थोड़ा सा आप क्या होगा, थोड़ा सा पाइप ऊपर बढ़ जाएगा, हाफ इधर आएगा और हाफ इधर आएगा, इसका मतलब है कि यह दूसरा डाया बन जाएगा। अब और बड़ा आपका पाइप हो गया, 35 हो गया, तो फिर देखो यह यहाँ पे आ जाएगा और इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, यह इसका आपका तीसरा डायमेंशन हो गया। मान लो 35, ये आपका हो गया 25 पाई। एक और देख लो, अब सपोज करो 50 की बात है, तो आप यहाँ पे आ जाओ, ये कितना 55 हो गया। इसका मतलब है कि आप डबल कोन मेंडल में अलग अलग डाया के पाइप को होल्ड कर सकते हो बिना इसको बदले। कैसे, आप इधर आ जाओ, आपने इसको बना लिया होगा बिल्कुल, यहां पे देखो, आप देख पा रहे हो, अगर ये डाया है तो ऐसी कंडीशन में अगर आप थोड़ा सा और नीचे करोगे तो यहाँ पे और छोटे डाया का भी वर्कपीस आ जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंट डाया के वर्कपीस आ सकते हैं। इसका मतलब इसकी इफिशियंसी इन दोनों से बेहतर है, और इस आप डबल कोन मेंडल पे क्या कर सकते हो, अलग अलग डाया वर्कपीस को होल्ड कर सकते हो। तो आप बेसिकली दो बातें सीखे हो। फर्स्ट वन क्या है कि मेंडल खोखले वर्कपीस को क्या करता है, होल्ड करता है, और खोखला वर्कपीस आपका पाइप भी हो सकता है, बोर पार्ट भी हो सकता है, या कोई व्हील भी हो सकता है, और उसको हम मेंडल के ऊपर होल्ड करते हैं। और मेंडल कई प्रकार हो सकता है, प्लेन मेंडल हो सकता है, कॉलर मेंडल हो सकता है, और डबल कोन मेंडल थोड़ा सा बेहतर होता है। अब आता है रेस्ट। नेक्स्ट एसेसरीज में क्या है, आपका रेस्ट है। क्या है, रेस्ट। आप लोग रेस्ट कर रहे होगे फिर, इसका मतलब घर पे। यह रेस्ट का नाम सुनते ही आपको आनंद आ गया होगा कि अब चलो रेस्ट करने की बारी है ना। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं रेस्ट करना है, यहाँ पे कौन रेस्ट करेगा, वर्कपीस रेस्ट करेगा। मैंने आपको, अगर आप पहला वीडियो देखोगे तो मैंने आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा था कि आपको पता है, डिप्लोमा टाइम से पता है कि लंबे वर्कपीस को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, टेल स्टॉक। अगर लंबे वर्कपीस को सपोर्ट टेल स्टॉक करता है तो स्टडी रेस्ट और फॉलोवर रेस्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी। ओके, यह बात आती है कि स्टडी रेस्ट और फॉलोवर रेस्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी, यह बात मैंने आपसे करी थी। चलिए स्टडी रेस्ट की बात करते हैं। जरा आप इस इमेज को देखो। ओके, एक इमेज यहां पे है और एक इमेज यहां पे। देखो है क्या, सबसे पहले आप देखो इसका यह वाला पार्ट कुछ ऐसा है, यह वाला पार्ट भी कुछ ऐसा है, एकदम कोनिकल नहीं है, मतलब जैसे स्फेरिकल टाइप का। इससे क्या होगा कि जब यह रोटेट करेगा तो यह इसके ऊपर मिनिमम फ्रिक्शन देगा जब ये रोटेट करेगा। अब देखो होता क्या है, जब कभी वर्कपीस बहुत बड़े होते हैं, लेंथ में बड़े हैं, लेकिन अगर वेट में भी भारी हैं, तो होगा क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक प्रिंसिपल आपने पढ़ा ही होगा। आइए थोड़ा सा पीछे फिर से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, चाहे वो कैंटिलीवर बीम हो, चाहे यूडियल लोडिंग हो, चाहे आपका पॉइंट लोड हो, ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि कुछ डिफ्लेक्शन आ जाता था। जैसे देखो यह वर्कपीस है और यह सेंटर में बंधा हुआ है और यह रोटेट कर रहा है, रोटेट करने दो। अब होगा क्या कि इसका जो पूरा मास होगा
इसका जो पूरा द्रव्यमान होगा वो कहीं ना कहीं सेंटर में होगा, है कि नहीं, सेंटर में होगा। अगर आपने देखा होगा कि एक ऐसी बीम होती थी, आपने यहाँ और यहाँ पे रिएक्शन निकालते थे ना, आर होता था, R1 R2 होता था, बचपन की बात है, यहाँ पे एक लोड होता था, ठीक है। तो इसका आप निकालते थे कैसा, यही तो होता था ना, वाई मैक्स। हाँ जी, यही तो वाई मैक्स होता है। इसका मतलब है यही तो इसका डिफ्लेक्शन हुआ। अब होगा क्या, इसका मतलब जो इसका मास है और इसमें ग्रेविटी लग गया, जी हो गया, तो यही भार हो गया, वेट हो गया, और यह वेट क्या करता है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता है नीचे। इसका मतलब है यह पूरा थोड़ा सा बेंड हो जाता है, हमको महसूस नहीं होता लेकिन थोड़ा सा बेंड हो जाता है। लेकिन अगर यह बेंड है तो यह रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इतना ही बेंडिंग ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे आपने वाई मैक्स निकाला था तो यही वाई मैक्स ऊपर भी चला जाएगा, क्यों, क्योंकि वह रोटेट कर रहा है। कभी आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, एक धागा होता है, आप धागे खींचते हो, उसको ऐसे करते हो तो उसमें ऊपर नीचे एक बनता है ना फॉर्मेशन, स्प्रिंगिंग एक्शन का। सेम टू सेम वही कंडीशन बनती है जब वेट वाला वर्कपीस क्या करता है, मशीन होना रहता है। ये काफी आरपीएम पे घूम रहा है और घूमने के कारण जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, लेकिन यह रोटेशन में है तो यही डिफ्लेक्शन वह अपोजिट साइड में भी जनरेट कर देगा। अब आपका वर्कपीस रोटेट करते करते वाइब्रेट करने लगे, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगी, वाइब्रेशन आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंगिंग एक्शन। तो अब होगा क्या कि अब आपका टूल चला बहुत खुश होके, ठीक है, कि अभी मैं कार्बाइड का टूल है, अभी मैं इसको 10 मिनट में कट करके खत्म कर दूंगा। लेकिन इसके पास क्या है, स्प्रिंगिंग एक्शन, और जब ये इधर से कटिंग करना शुरू किया तो देख रहा है कि इसके ऊपर एक जर्क फील हो रहा है, किसके ऊपर, टूल के ऊपर, और इसकी सेहत खराब होने लगी और पहुंचते पहुंचते 3 चक्कर में आईसीयू में पहुंच गया। मतलब ग्राइंडिंग करने के लिए कहाँ पहुंच गया, आईसीयू में पहुंच गया। मतलब अब इसको क्या चाहिए, ग्राइंडिंग चाहिए, इसकी कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब है कि जब लॉन्ग वर्कपीस वेट वाला होगा तो ऐसे वर्कपीस को हमको सपोर्ट करने के लिए निश्चित रूप से स्टेडी रेस्ट या फॉलोअर रेस्ट को यहाँ पे एक एडिशनल सपोर्ट देने की जरूरत पड़ेगी, जो कि स्प्रिंगिंग एक्शन को रिड्यूस करेगा। इसका उल्टा भी सही है, कैसे, ध्यान से देखो। अगर आपका वर्कपीस बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मतलब भारी नहीं है, फिर भी अगर आपका वर्कपीस इसका इस साइज से बहुत छोटा है, पतले में है, अब ऐसा आप समझते हो कि वर्कपीस में यहाँ भी तो डिफ्लेक्शन आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है और लेंथ ज़्यादा होने के कारण यहाँ भी डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ भी, तो यह भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। बस इसका वाइब्रेशन जो होगा इस वाले से कम होगा, इफेक्ट कम आएगा, मतलब इसका जो mg है वह इस टूल पे जो प्रेशर अप्लाई करेगा थोड़ा सा कम करेगा। यह भारी है, यह टूल को जल्दी स्पॉइल कर देगा, यह क्या करेगा, कम करेगा। इसमें मशीन सरफेस, छोटे बार टाइप में मशीनिंग सरफेस खराब हो जाएगी और बड़े बार में टूल की लाइफ खराब, क्यों, क्योंकि ये वाइब्रेशन में रहेगा तो इसकी सरफेस फिनिश क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वर्क पीस अगर आपका बड़े डाया का हो और हाई स्पीड पे रोटेट कर रहा हो तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन या स्प्रिंगिंग एक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेस्ट यूज करते हैं। और रेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आइए आगे चलते हैं फिर से रेस्ट के पास। आइए यहाँ पे पेंडल हो गया रेस्ट। देखो अब रेस्ट क्या करता है कि इस लेथ मशीन के सेंटर पे होता है, इस लेथ मशीन के सेंटर पे लग जाता है और वर्क पीस इससे पास, ठीक है। आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है। रोलर इसलिए लगा हुआ है कि जब वर्क पीस इसके अंदर से रोटेट करे तो वो उसको रोकने की कोशिश ना करे, उसको उसी फ्लुएंस में चलने दे, ताकि कि फ्रिक्शन न जनरेट करे।
जिसके कारण वर्कपीस पे भी एक निशान पड़ने के चांसेस होंगे और यहाँ मशीनिंग वैसे भी बाद में होगी ही होगी। ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे रोलर दे रखा है, आप जानते हो रोलर होगा तो उसको आसानी से क्या करने देगा, रोटेट करने देगा। अब होगा क्या कि यहां से लेते हुए यहां तक आओ, यह आपका वर्कपीस क्या होगा, इसके अंदर से पास आउट हो जाएगा और यह रोटेट करेगा तो यह वाला वर्कपीस को बहुत ही अच्छे से क्या करेगा, सपोर्ट किए रहेगा और इसको बोलते हैं स्टेडी रेस्ट। देखो नाम है स्टेडी, स्थिर है, किसके पास, यहाँ इसके मिडिल में स्थिर है। अब आप ध्यान से देख रहे होगे स्टेडी रेस्ट किसके ऊपर रखा है, एग्जाम का प्रश्न है, अगर आप ध्यान दो तो देखो एच आकार का है, कुछ एच आकार के ऊपर सीधा रखा हो, का मतलब स्टेडी रेस्ट डायरेक्ट किसके ऊपर रखा गया है, सैडल के ऊपर या बेड के ऊपर रखा गया है। ठीक है, आइए आगे। When a very long job it to be turned between the center on the left due to the on weight। ठीक है, जब किसके कारण, उसके वेट के कारण। प्रोवाइड अ कैसा एक्शन होगा, स्प्रिंगिंग एक्शन एंड कैरीज टू द लॉट ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपने पीछे यही देखा इमेज में कि वहां पे क्या कहता है, बेंडिंग मोमेंट। द रिजल्ट इज टू बी टर्निंग टूल इज स्पॉइल्ड वेरी सून। तो कौन आईसीयू में पहुंचेगा, आपका कटिंग टूल। क्यों, क्योंकि जब स्प्रिंगिंग एक्शन कर रहा होगा वर्कपीस सीधे रोटेट न करके थोड़ा सा जर्क दे रहा होगा और जर्क किसके ऊपर लगेगा, टूल के ऊपर, और टूल क्या हो जाएगा आपका, टूटने के चांसेस बने रहेंगे। एंड मे इवन ब्रेक समटाइम, और कभी कभी क्या होगा, टूट भी सकता है। टू अवॉइड दिस, इसको दूर करने के लिए सच जॉब आर ऑलवेज सपोर्टेड ऑन द डिवाइस नोन एज द स्टेडी रेस्ट और सेंटर। इसका मतलब इसको बीच में रख देते हैं, इसी को बीच में रखने की वजह से इसको बोलते हैं सेंटर रेस्ट, सेंटर रेस्ट बोलते हैं, सेंटर लेथ नहीं, सेंटर रेस्ट बोलते हैं। और यह आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ जो आप नहीं देख पा रहे हो वह यह है कि सपोज करो हेड स्टॉक टेल स्टॉक के बीच में आपने क्या रख दिया है, स्टेडी रेस्ट रख दिया है। तो अब आप मशीनिंग करना शुरू किए, अगर आप वहां से आ रहे हो तो स्टेडी रेस्ट को क्रॉस नहीं कर पाओगे, मतलब स्टेडी रेस्ट तो बीच में लगा हुआ है, अगर आपका टूल आएगा तो स्टेडी रेस्ट से टकरा जाएगा। इसका मतलब है कि अब यह वर्कपीस की मशीनिंग दो सेगमेंट में होगी। पहले आप इस तरफ की मशीनिंग कर लोगे, उसके बाद स्टेडी रेस्ट को खोलोगे, टूल के साइड को इस तरफ ले जाओगे, फिर स्टेडी रेस्ट रखा रहेगा और फिर आगे इस सेगमेंट को होगा। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि बीच में स्टेडी रेस्ट का जो ऑब्स्ट्रक्शन है यह लगेगा, तो आप टूल देखो इस पे कैसे जाएगा, टूल उस तरफ क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि जब स्टेडी रेस्ट लग जाता है तो वर्क पीस की जो मशीनिंग होगी वो दो सेगमेंट में होगी, हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ। ओके, तो यह इसका ड्रॉबैक भी है, लेकिन यह जरूरी भी है, यह जरूरी भी है। आगे आओ। व्हेन द जॉब इज टू बी फ्लेक्सिबल, व्हेन द जॉब इज टू बी फ्लेक्सिबल, और इसको बेड के ऊपर रख देते हैं, स्टेडी रेस्ट को किसके ऊपर रखे हुए, बेड के ऊपर रखे हुए। ओके, अब व्हेन द जॉब इज टू बी फ्लेक्सिबल, इसका मतलब जॉब और ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इट बिकम नेसेसरी टू द सपोर्टेड टू द जॉब वेरी क्लोज। पहले इधर आओ, अब आप यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क लग गया, कुछ ऐसा डिजाइन बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं फॉलोअर रेस्ट। देखो है क्या, जैसे जब आपका वर्कपीस रोटेट कर रहा होगा तो जिस जगह टूल टच करेगा वहां पे सबसे ज्यादा जर्क आएगा। तो ये लोग क्या किए, स्टेडी रेस्ट का जो प्रॉब्लम था वो दूर करने के लिए, स्टेडी रेस्ट में एक प्रॉब्लम था क्या, कि आपको सेगमेंट में मशीनिंग करनी होती थी, क्योंकि आपको आधी मशीनिंग करने के बाद फिर आधी बाद में करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे क्या है कि यह आपका वर्कपीस टोटल क्या कर जाएगा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक ट्रेवल करेगा। अब इसको भी, इस रेस्ट को भी आप किसके ऊपर लग देते हो, सैडल के ऊपर रख देते हो, और जहां जहां आपका टूल चलता है, जिस जिस पॉइंट पे टूल चलता है यह भी चलता रहता है बेड पे। मतलब है कि फॉलोअर रेस्ट, नाम ही है फॉलोअर,
किसको फॉलो करता है? टूल को। तो इसका मतलब है, सपोज करो यह टूल है, यह आपका फॉलोअर रेस्ट है, तो टूल जहां जहां जाएगा वहां वहां यह चलता रहेगा। इसका मतलब है किसको फॉलो कर रहा है? ये टूल को। तो टूल एक किनारे से दूसरे किनारे तक बड़े आसानी से क्या कर सकता है? कटिंग कर सकता है बिना रुके। क्यों? क्योंकि यह पूरा कर्व नहीं है। अगर यह पूरा होता तो टूल इसके अंदर नहीं आ पाता। इसका मतलब ये हाफ होने के कारण वर्क पीस के एक कॉर्नर को ये बड़े आसानी से टच करता हुआ निकल जाता है और पूरे वर्क पीस की मशीनिंग कंटिन्यूअस हो जाती है। बात समझ पा रहे हो कि इसने क्या किया? देखो स्टेडी रेस्ट देखो जरा पीछे, ये पूरा सर्कल है। जब पूरा सर्कल है, वर्क पीस इससे पास हो गया है, तो टूल यहां तो टच कर पाएगा, लेकिन जैसे आएगा तो यह टूल को क्या करेगा? अब्स्ट्रैक्ट करेगा, रोक लेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है? फॉलोअर रेस्ट। फॉलोअर रेस्ट क्या कर रहा है? इसका हाफ सर्कल को कट कर दिया। तो इस हाफ सर्कल को कट होने से टूल का टच इससे बढ़ गया वर्क पीस से, और कंटिन्यूअस मैनर में क्या करेगा? यह कटिंग करेगा। दूसरी बात कि फॉलोअर रेस्ट को हमेशा सैडल के ऊपर माउंटेड किया जाता है। देख रहे हो, ये सैडल के ऊपर, क्योंकि सैडल चलता है। जब आप लॉन्गिट्यूडनल फीड व्हील को चलाते हो तो सैडल चलेगा, और सैडल चलेगा तो सैडल के ऊपर कौन रखा हुआ है? अजी कौन रखा हुआ है? फॉलोअर रेस्ट। और ऐसी कंडीशन में वह टूल को फॉलो करता हुआ आगे चलता रहेगा। तो फॉलोअर रेस्ट से क्या होगा? कंटिन्यूअस मशीनिंग होगी, जबकि स्टेडी रेस्ट से कंटिन्यूअस मशीनिंग नहीं होगी। ठीक है, आगे आते हैं। इधर देखो, यह आपका टूल है, और यह टूल क्या करेगा? इस वर्क पीस को कट करेगा, लेकिन इस शर्त क्या है कि यह फॉलोअर रेस्ट इस टूल को फॉलो करता रहेगा। पीछे आते हैं। When the job is to be flexible, it become necessary to the support the job very close the cutting edge। देखो, वर्क पीस जहां होगा, जहां पे कट करना होगा वर्क पीस, जहां पे टूल होगा, उस जगह इसका क्लोजनेस बहुत ही करीब होगा, जिसके कारण से इसका जो डिफ्लेक्शन होगा उस जगह एकदम मिनिमम हो जाएगा। द टूल थ्रू आउट द ऑपरेशन इन सच केस द फॉलोअर रेस्ट इज यूज द अटैच ऑफ द सैडल। ठीक है, इसके ऊपर सैडल होता है अटैच, सैडल ऑफ द लेथ कैरेज, एंड दस द ट्रेवल along with the tool throughout the operation। अब यहाँ पे याद रखना, जो आपका स्टेडी रेस्ट होता है वो बेड के ऊपर होता है, वो भी सेंटर में होता है, जबकि फॉलोअर रेस्ट किसके ऊपर होता है? सैडल के ऊपर होता है। एग्जाम का प्रश्न है कि फॉलोअर रेस्ट किसके ऊपर माउंटेड होता है? सैडल के ऊपर। ठीक है, जबकि आपका स्टेडी रेस्ट किसके ऊपर होता है? डायरेक्ट बेड के ऊपर होता है। स्टेडी रेस्ट की एक प्रॉब्लम है, वह है सेगमेंटल मशीनिंग। आधा मशीनिंग करने के बाद आपको आधा बाद में करना पड़ता है, जबकि फॉलोअर रेस्ट कैसा है? वह सीधा का सीधा पूरा का पूरा मशीनिंग करता हुआ चलता है, मतलब कंटिन्यूअस मशीनिंग देता है, जिसके कारण आपको क्या करना होता है? इससे आपको बार बार रुकने की जरूरत नहीं होती और सरफेस फिनिशिंग भी अच्छा आता है। और जरा यहाँ पे देखो, जिस जगह टूल होगा उसी जगह आपका वर्क पीस का यह पॉइंट होगा। तो वर्क पीस टूल के एकदम क्लोज है, जिसके कारण इसके पास जो भी स्प्रिंगिंग एक्शन बचा होगा वो टोटली रिड्यूस्ड हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में सरफेस फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ठीक है, अब आगे आते हैं ड्राइविंग प्लेट। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? चक। ठीक है, उसके बाद बताओ सेंटर, फिर आपने ड्राइविंग। ठीक है, सेंटर, चक के बाद आपने क्या पढ़ा? सेंटर, उसके बाद आपने पढ़ा मेंड्रल, और अभी हम पढ़ रहे हैं ड्राइविंग प्लेट, फिर फेस प्लेट भी पढ़ा। तो ड्राइविंग प्लेट की बात करते हैं। ड्राइविंग प्लेट कभी भी अकेला काम नहीं करता। अकेले का मतलब मैं आपको बताऊंगा, जरा इस इमेज को ध्यान से देखो। ड्राइविंग प्लेट के साथ हमेशा कौन रहता है? DOG। बचपन से पढ़ आ रहे हो ना, DOG। इसको बोलते हैं लेथ डॉग। क्या बोलते हैं? लेथ का डॉग। ठीक है, लेथ कैरियर भी बोलते हैं, बट हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेथ डॉग। अब डॉग भी दो तरीके के हैं। आप लोग सुने होंगे कि DOG साहब का जो टेल होता है वो स्ट्रेट होता है, या
मुड़ा हुआ होता है, पोलो मुड़ा हुआ होता है, और यह कभी स्ट्रेट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे दोनों है, स्ट्रेट टेल डॉग भी है और बेंट टेल डॉग भी है। तो यहाँ पे दोनों है, इन दोनों के हेल्प से वर्कपीस को कैसे रोटेट कराना है यहाँ पे आपको यह देखना है। फर्स्ट वन देखो, यहाँ पे आप ध्यान दो, इस पूरे डिस्क को हम बोलते हैं, इस पूरे डिस्क को हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग प्लेट। अब ध्यान से देखो, ड्राइविंग प्लेट में यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है, इस स्लॉट के अंदर ये देखो एक मुड़ा हुआ पार्ट है, और इसी मुड़े हुए पार्ट को बोला जाता है लेथ डॉग। इसका मतलब है कि यह जो ड्राइविंग प्लेट है कहाँ लगा होगा, जरा सोचो, स्पिंडल के ऊपर बने हुए थ्रेड पर। स्पिंडल के ऊपर बने हुए थ्रेड पर यह ड्राइविंग प्लेट क्या है, सेट है, और जब यह उसके ऊपर सेट है तो जब स्पिंडल रोटेट करेगा तो यह भी रोटेट। देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो एक सेंटर यहाँ पे, इस सेंटर का नाम क्या है, लाइफ सेंटर। क्या नाम है, लाइफ सेंटर। अब देखो हुआ क्या कि जब आपने इस वर्कपीस को सेंटर में टच पकड़ा तो ऐसी कंडीशन में यह पावर इस वर्कपीस तक कैसे आएगा, ठीक है, इससे रोटेशन कैसे आएगा। तो होता क्या है कि जब यह रोटेट करता है तो इसके स्लॉट में कौन फंसा होता है, यह लेथ का डॉग, और लेथ डॉग भी क्या करता है, रोटेट करता है, और लेथ डॉग में यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इस स्क्रू से हम इसको टाइट कर देते हैं, वर्कपीस को आसानी से ग्रिप कर लेता है और वर्कपीस भी क्या करने लगता है, रोटेट। इसका मतलब है कि जब आपको वर्कपीस को सेंटर में पकड़ना है और उसको रोटेट करना है, और आपको चक का यूज नहीं करना है, यहाँ पे चक नहीं है, यहाँ पे कौन है, ड्राइविंग प्लेट। तो ड्राइविंग प्लेट कभी भी अकेला काम नहीं करता। जैसे पेन, कभी भी पेन अकेला काम नहीं करेगा, पेन के साथ इंक होना जरूरी है। अकेला इंक भी कुछ नहीं कर पाएगा और अकेला पेन भी कुछ नहीं कर पाएगा, दोनों एक साथ काम कर पाएंगे। उसी तरीके से है, अगर यह आपका ड्राइविंग प्लेट है तो ड्राइविंग प्लेट हमेशा किसके साथ अटैच्ड होकर काम करता है, डॉग के साथ, DOG, लेथ डॉग, और इसको कैरियर भी बोलते हैं, लेथ कैरियर भी बोलते हैं। और एक ही टेल, स्ट्रेट टेल एंड बेंट टेल, दो प्रकार के होते हैं, आगे होगा भी। तो ऐसे को बोलते हैं ड्राइविंग प्लेट। तो ड्राइविंग प्लेट क्या है, इट इज द कास्ट सर्कुलर डिस्क, ठीक है, बिल्कुल सही, कास्ट सर्कुलर डिस्क है, प्रोजेक्टेड बॉस एट द रियर। देखो यहाँ इसके पीछे प्रोजेक्शन है और इसके अंदर क्या होगा, एक थ्रेड होगा, इंटरनल थ्रेड होगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो इसके पास जो इंटरनल थ्रेड होगा वह किसके ऊपर लगेगा, लेथ स्पिंडल के एक्सटर्नल थ्रेड के ऊपर टाइट हो जाएगा, और बॉस कैरीज इंटरनल थ्रेड सो दैट इट कैन बी स्क्रूड ऑन द स्पिंडल नोज। बिल्कुल सही, स्पिंडल के नोज पे आपने इसको टाइट कर दिया। अब देखो आपने ऑन किया क्या, डीसी शंट मोटर, पावर सप्लाई दिया कहाँ पे, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर ने क्या दिया, रोटेशन दिया, किसको, स्पिंडल को, स्पिंडल रोटेट किया, ठीक है, बहुत समझना, स्पिंडल तक हो भी, स्पिंडल रोटेट किया तो स्पिंडल का थ्रेड रोटेट किया, और उसी थ्रेड के ऊपर क्या लगा हुआ है, ड्राइविंग प्लेट। तो ड्राइविंग प्लेट भी रोटेट करेगा, और जब ड्राइविंग प्लेट रोटेट किया तो ड्राइविंग प्लेट के स्लॉट के अंदर डॉग लगा हुआ है, और यह डॉग रोटेट करने लगा, और जब डॉग रोटेट कर रहा है तो डॉग के अंदर क्या लगा हुआ है, एक वर्कपीस लगा हुआ, और आपका वर्कपीस भी रोटेट करने लगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, ठीक है। तो आपने देखा पावर कहां से वर्कपीस तक आया, और यही पूरा पावर ट्रांसमिशन हो गया ड्राइविंग प्लेट का। अब आप यहां पे देख सकते हो, बहुत अच्छे से देखो, यह पूरा का पूरा क्या है आपका ड्राइविंग प्लेट। यह आप देख ही रहे हो क्या होगा, सेंटर होगा, बिल्कुल सेंटर है, यह आपका सेंटर हुआ, और यह डिग्री कितनी हुई, 60 डिग्री हुई, लाइव सेंटर है, या डेड सेंटर भी हो। देखो इसको बोलते हैं डॉग, लेकिन यह डॉग स्ट्रेट टेल है, जबकि पीछे वाला देखो यह डॉग बेंट टेल है, मतलब इस यहाँ पे मुड़ा हुआ है। तो जब बेंट टेल होगा तो यह इस ड्राइविंग प्लेट के अंदर स्लॉट में इंसर्ट होगा,
लेकिन अगर स्ट्रेट टिल होगा तो यह प्रोजेक्टेड पिन से फंसा होगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो एक पिन है। अब होगा क्या कि जब यह रोटेट करेगा, समझो, जब यह रोटेट करना शुरू करेगा तो यह पिन इस डॉग को धक्का देगा और यह डॉग भी क्या करेगा, रोटेट करना शुरू होगा। और जब डॉग रोटेट करना शुरू होगा तो यह वर्कपीस भी इसी में फंसा होता है, वर्कपीस भी क्या करना शुरू होगा, रोटेट। इसका मतलब समझो कि हम इस वर्कपीस को चक में क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। प्रश्न आ रहा होगा दिमाग में कि अगर हम इतना अरेंजमेंट लगाने की जरूरत ही क्यों है, वर्कपीस भी छोटा है, सीधा थ्रीजा लगा के पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, वह बात यह है कि यहाँ पर मशीनिंग यहाँ तक करनी है। मशीनिंग कहाँ तक करना है, यहाँ तक आपको। अगर आपका वर्कपीस इतना बड़ा है और अगर आपको मशीनिंग इस एंड तक करनी है, अगर आप इसको चक में लगा दोगे तो इतना तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसके अंदर छूट जाएगा। ग्रिपिंग करते वक्त इतना वर्कपीस को तो पकड़े ही रहेगा, तो आप इसके अंदर की मशीनिंग नहीं कर। तो सामान्य रूप से जब इंटायर वर्कपीस पे मशीनिंग करनी होती है तो हम इसका यूज करते हैं। इसका नाम क्या है, ड्राइविंग प्लेट और डॉग। ड्राइविंग प्लेट और डॉग के कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, इंटायर लेंथ पर जब मशीनिंग करनी होती है ऐसे वर्कपीस को यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। आप समझो, आप समझ पा रहे होगे कि यह अगर ड्राइविंग प्लेट है तो किसके ऊपर लगा होगा, पीछे आप समझ पा रहे हो क्या है, स्पिंडल है, चलो लग गया। यह रोटेट करेगा, अब यह इसको रोटेट करने दो, चलो रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। जब यह रोटेट करेगा तो यह पिन भी तो आगे आएगा, और जब यह पिन आगे आएगा तो स्ट्रेट टेल डॉग को क्या करेगा, धक्का देगा। और जब ये धक्का देगा तो ये ऐसे आके फिर से मुड़ेगा और क्या करेगा, उसको बार बार धक्का देता रहेगा और ये क्या करेगा, रोटेशन में आ जाएगा। और जब यह रोटेशन में आएगा तो इसके अंदर कौन सेट है, आपका वर्कपीस, और वर्कपीस भी क्या आ जाएगा, रोटेशन में आ जाएगा। अगर वर्कपीस रोटेशन में आ गया तो आपका टूल इसको आसानी से कट सकेगा और यहां तक मशीनिंग कर सकते हो इसका मतलब अगर चक में लगाते तो इतना वर्कपीस तो चक में ही फंस जाता। तो ऐसी कंडीशन में इंटायर वर्क पे मशीनिंग करने के लिए हम ड्राइविंग प्लेट और डॉग का यूज करते हैं। ओके, आगे आते हैं। यह आपने पढ़ लिया, क्यों, यह आपने पढ़ लिया, इसका नाम क्या है, डॉग और लेथ कैरियर। क्यों, क्योंकि यह किसके साथ लगा था, यहाँ पे। इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है भी और नहीं भी। यहाँ पे आप देख रहे हो यह डॉग कैसा है, स्ट्रेट टेल डॉग, यह डॉग कैसा है, बेंड टेल डॉग। और ये दोनों डॉगों का यूज अभी हमने यहाँ पे देखा। यह कौन सा डॉग है, बेंड टेल डॉग, और यह कौन सा डॉग है, स्ट्रेट टेल। तो आप समझ पा रहे हो कि जो लेथ का जो डॉग है ना, लेथ का डॉग हमेशा किसके साथ काम करता है, ड्राइविंग प्लेट के साथ। ओके, चलिए, तो आपने अभी अपने कॉपी में कुछ बातों को लिखा होगा और उन बातों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने दिया होगा मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा चक लगता है, हाँ जी, कॉलेट चक, और बहुत ही फाइन डाया, बहुत ही आप समझ लो कि वॉच मेकर, मतलब घड़ी बनाने के लिए भी जिस डाया का स्पिंडल लगा होता है इसमें, उस डाया की मशीनिंग करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कॉलेट चक का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप आज इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरी क्लास करने से पहले थोड़ा सा जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ आप उसको आप क्या करोगे, बारी बारी से एक एक बार आपको देख लेना है, सरसरी निगाह से, मतलब ऐसा नहीं, बहुत गंभीर नहीं होना है आपको, क्योंकि बातों को मैं इतनी बार बोलूँगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। ओके, तो हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और घर पे रहिए, ठीक है। ओके।